ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं मिस्टर अमिताभ सिंह, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल J&K सर्कल। नाज़रीन, अगर आप चीफ पोस्ट मास्टर जनरल साहब से कोई सवाल पूछना चाहती हूँ रिगार्डिंग पोस्टल सर्विसेज, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए मिलेंगे। सर, आपका खुशामदीद है सर प्रोग्राम में। थैंक यू, माय प्लेजर। सर, जहाँ तक इंडियन पोस्टल सर्विसेज का ताल्लुक है, तकरीबन 150 साल, जो मुझे पता चला है कि 150 साल पुरानी तारीख है। इट्स 150 ईयर्स ओल्ड डिपार्टमेंट और बहुत अच्छा अभी भी जा रहा है। इसने काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन की है, अभी भी बहुत अच्छा जा रहा है। आजकल के हाईटेक ज़माने में, जबकि एवरीथिंग हैज़ बिकम हाईटेक, जो पहले नहीं था, 100 साल पहले नहीं था, 70 साल पहले नहीं था, 50 साल पहले नहीं था, लेकिन आज हाईटेक है। इस दौर में भी आप ज़रा हमसे जानना चाहेंगे कि पोस्टल सर्विस की इम्पोर्टेंस क्या है? जी, आपने सही कहा, पोस्टल सर्विस बहुत पुरानी है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक, एक्चुअली 1854 में फॉर्मली बना था। तो अच्छा। अब हम 2024 में हैं, तो 170 साल हम लोग मना रहे हैं इस साल। चलिए, इंडिया पोस्ट के, भारतीय डाक के। करेक्टेड, मैं 150 बोला था, आप 170 क्लोज इनफ जी। तो जी, आज का ज़माना बिल्कुल बदल गया है। पिछले 10 साल में हमारी क्या लाइफस्टाइल थी और अब क्या लाइफस्टाइल इंडिविजुअली है, वो बदल गई है। तो साथ साथ ये एक एवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है, तो पोस्टल इंडस्ट्री पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है जी। हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के ज़माने में हर व्यक्ति कम से कम महीने में 2 या 3 चिट्ठियां लिखता ही था। करेक्ट। अपने किसी के कम्युनिकेट करने के लिए। जी, जी। टेलीफोन्स कम थे और टेलीफोन का रेवोल्यूशन आया 90s में। और साथ साथ पर्सनल कम्युनिकेशन, जो चिट्ठी जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ अपनी न्यूज़ बताने के लिए है, वो तो समाप्त हो गया। इट इज़ हैपन ग्लोबली। जी। तो ये एक फैक्टर है डेफिनेटली कि जो कम्युनिकेशन का एक ज़रिया था, वो अब कई ज़रिए हो गए। तो अब ईमेल भी सिर्फ ऑफिशियल कामों के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। जी। अब व्हाट्सएप और उसी सोशल मीडिया नेटवर्क से ही चल रहा है। तो वो कम्युनिकेशन वाला एंगल वाकई में समाप्त हो गया है और ये ग्लोबल चीज़ है। तो लेकिन इम्पोर्टेंस तो अभी है। जी, वो जो बात इसमें मैं इम्पोर्टेंस की जो मैं लेके आता हूँ सामने, वो ये है कि पोस्टल मैं तकरीबन 28 इयर्स पहले ज्वाइन किया था पोस्टल सर्विस में। तो हमें यही बताया गया था कि हम बहुत बड़े चैलेंज के सामने हैं और हो सकता है 10-15 साल में डिपार्टमेंट हो ही ना, पोस्ट ऑफिस बंद हो जाए। जी। ऐसे बताया जाता था। तो हुआ क्या है कि 2 चीज़ें हुई हैं। जी। एक तरफ हमारा मेन जो काम है वो थोड़ा सा लेटर से शिफ्ट हो गया है पार्सल की तरफ। जी। जहां एक तरफ ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग की वजह से चिट्ठियां कम हो गई, जी। उसी दूसरी तरफ ई कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेल की वजह से पार्सल्स का ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ गया। जी। और एक बहुत ख़राब समय था कोविड का, और उस समय एक्चुअली में पार्सल बिजनेस पूरे विश्व में बहुत बढ़ गया। मैं पार्सल में थोड़ी देर में आता हूँ कि वन ऑफ द प्राइमरी जो आपका काम था पोस्टल डिपार्टमेंट का, वो ये था कि डोर टू डोर चिट्ठियाँ तकसीम करना। अब चनाचे लोग चिट्ठी लिखना भूल गए हैं, नहीं लिखते हैं। आपने खुद भी एक्सेप्ट किया ये, क्योंकि कम्युनिकेशन के और ज़्यादा और कई वसाइल पैदा हो गए हैं। नेटवर्किंग साइट्स हैं, इंटरनेट है, बाकी चीज़ें हैं। आपके काउंटर्स पे जो लोग पोस्ट कार्ड लेते थे, या इंडियन लेटर्स लेते थे, या एनवलप लेते थे, या स्टैंप्स लेते थे, उस सिलसिले में आप बताना चाहेंगे कि आपके काउंटर्स पे काम तो इस सिलसिले में कम हो गया होगा? जी, मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली काउंटर्स हमें बढ़ाने पड़े हैं क्योंकि काउंटर्स पे काम बढ़ गया है। डाक विभाग ने, क्योंकि हमारी प्रेजेंस 1,64,000 पोस्ट ऑफिस हैं पूरे देश में, इतना वाइड स्प्रेड रीच है, तो हम एक फर्स्ट चॉइस बन गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए,
स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए और कोई भी ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ग्रास रूट्स में 1-to-1 टच चाहता है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि हमें अपना आधार कार्ड बनवाना है जी, या हमें अपना आधार कार्ड में कुछ माइनर चेंज, मोबाइल नंबर चेंज करना है वगैरह वगैरह, करेक्ट। वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से है। 28,000 पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे आधार का काम होता है देश में। सिमिलरली यानी वो बना के देते हैं वहाँ पोस्ट ऑफिस में? हाँ जी, आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस में ही बनता है। वैसे वो बन सकता है, ऑथराइज्ड एजेंट्स और भी हैं आधार के लिए, लेकिन खिदमत सेंटर्स है ना कुछ? हाँ जी, आधार के सेंटर सब जगह बनाए गए जिससे कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़े, कॉमन सर्विस सेंटर जिसको कहते हैं। तो ये तो बनाए गए, लेकिन पोस्ट ऑफिस इज़ द मेन फोकल पॉइंट, क्योंकि कुछ है, क्योंकि सब जगह स्प्रेड आउट है। जी जी। और वहाँ पे ये काम है। तो अगर किसी को अपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन करनी हो, नाम की या बाकी चीज़ों की या रेजिडेंस की, तो पोस्ट ऑफिस में जाके वो कर सकता है। देयर इज़ अ फैसिलिटी। जी बिल्कुल, वो डाउनलोड हो सकता है हाँ उसको कार्ड। जी, वहाँ वैसे आधार कार्ड अगर अपना है तो वो इंटरनेट पे किसी भी जगह से डाउनलोड हो सकता है, लेकिन जहाँ चेंज करना है, चेंज करने में वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में जो बायोमेट्रिक है आँख का और फिंगर्स का, वो थंब का जो होता है वो पोस्ट ऑफिस में किया जा सकता है। सर, आजकल के इस नेट बैंकिंग के ज़माने में, जबकि हर चीज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नेट बैंकिंग से होती है, पोस्ट ऑफिस से जो मनी ऑर्डर वगैरह होता था, इट्स बिकम अ हिस्ट्री नाउ, लाइक टेलीग्राम्स। जी तो जी। इस नेट बैंकिंग के ज़माने में आप कैसे डील करते हैं फाइनेंसेस को? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ज़माना ऐसा था जब मनी ऑर्डर के ज़रिए से ही जो कामगार है, मजदूर कहीं दूर जाके काम कर रहा है, वो अपनी फैमिली को पैसे भेजते थे। स्टूडेंट्स को माँ बाप पैसे भेजते थे। जी जी। अगेन टेक्नोलॉजी का चेंज आया, बहुत सारे ऐसे माध्यम आ गए। सो वाकई में ट्रू है, अब मनी ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली जाता है, फिजिकली तो जाता नहीं। और अराउंड 12 साल पहले लगभग 10 करोड़ मनी ऑर्डर इंडिया पोस्ट में बुक और पे हो रहे थे। आज की डेट में पिछले साल तकरीबन 1 करोड़ 9 लाख, तो मतलब 10 टाइम्स रिड्यूस हो गया मनी ऑर्डर। अभी भी 1 करोड़, हाँ, एक साल में 1 करोड़ होता है। अभी होता है? हाँ जी, होता है जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिकली वो जाता है। नहीं, ऐसा महसूस होता है कि जितने की फैसिलिटीज़ हो गई नेट बैंकिंग की या एटीएम कार्ड्स के ज़रिए से पैसा विड्रा करना, कोई अपना पैसा अपने अकाउंट में कहीं से भी इंडिया में या कहीं से भी डिपॉजिट करता है और उसके घर के बाहर एटीएम से वो पैसा निकाल भी सकते हैं तुरंत। तो इसका मतलब है, लेकिन ये तो मेरे लिए एक न्यूज़ है और ऑडियंस के लिए भी मुझे लगता है न्यूज़ ये होगी कि अभी भी कहीं कहीं मनी ऑर्डर होता है। जी बिल्कुल, अभी भी चल रहा है। और साथ साथ जो फाइनेंशियल सर्विसेज अन्य जो हैं पोस्ट ऑफिस की, वो काफ़ी हद तक एक्सपैंड किए हैं। क्योंकि पार्सल से मैंने शुरू किया, पार्सल का बाद में बताऊंगा, लेकिन पार्सल्स की तो मैं आ रहा हूँ। तो जो हमारा सेविंग्स बैंक है उसमें आम आदमियों के लिए एक फिक्स्ड सेविंग स्कीम्स हैं, क्योंकि हमारा एक पोस्टल सेविंग्स बैंक है जो सब लोग अमिताभ सर, मैं आपकी सेविंग स्कीम्स में थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा, आप थोड़ी देर में पार्सल्स की बात कर रहे थे। अब योर पोस्टल सर्विसेज जो हैं, ये पार्सल भेजने का आज भी एक रिलायबल मीडियम है। आज भी लोग भरोसा करते हैं कि पार्सल भेजना है तो पोस्ट ऑफिस से ही भेजेंगे। एक ट्रस्ट है भेजने वाले में और इसके दरमियान, पोस्टल ऑफिस के दरमियान। इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपके पार्सल्स हैं ये इंश्योर्ड होते हैं? जी हाँ, इंश्योर्ड होते हैं। इंश्योर्ड अमाउंट जो होता है वो इसकी वैल्यू, जो आइटम भेजा जा रहा है वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए की हो सकती है। अच्छा। तो अगर कोई आइटम है जिसका वैल्यू 1 लाख रुपए की है तो हम 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो हमने टाई अप किया है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, और कोई भेजने वाला खुद भी कर सकता है। जैसे कई कंपनीज हैं, उनके जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अच्छा। और हमारा टाई अप डायरेक्टली भी है उनके साथ। नहीं, आप जब आपके साथ जब किसी ने पार्सल अपना बुक कर दिया कहीं भेजने के लिए, तो आप ही के जरिए से इंश्योरेंस होता है, तो उसके लिए चार्ज वगैरह वो चार्ज उसी वक्त ले लेते हैं? जी, जो प्रीमियम उसको देना पड़ेगा उसके लिए। जी। अच्छा, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल लॉस, समटाइम्स मे बी एक्सीडेंटली, नॉर्मली तो होता नहीं, अगर हुआ तो केस सेटल करने में कितना टाइम लगता है? जहाँ तक हम लोग इसमें कमिटमेंट हमारा है, पिछले 1.5 वर्ष में हमने ये ट्राई किया है कि मिनिमम टाइम लगे किसी का क्लेम सेटल करने में।
अब क्योंकि पार्सल का आदान, हर पार्सल पे एक बारकोड रहता है, जो जैसे कुरियर्स में हम सब जगह ट्रैकिंग कर सकते हैं कि अभी हमारा पार्सल यहाँ पहुँचा, फिर वहाँ गया, फिर फाइनल डिलीवरी हुआ या इट्स ऑन द वे। अच्छा, ट्रैकिंग का माध्यम आपके पास भी? जी हाँ, ये सारे जो टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स होते हैं फॉर फुल एंड टू एंड ट्रैकिंग वो हैं। तो जब एक पार्सल किस बैग में गया था और किस फ्लाइट में गया था या किस मोटर कार में गया था, वैन में गया था, उसका डेटा रहता है। नाउ इफ इट इज मिसिंग, यूजुअली मिसिंग नहीं होता, वो हो सकता है कि उसको मिस सेंड कर दिया हो, जो भी बहुत खराब चीज़ है कि अगर एक जगह जाना हो तो दूसरी जगह चला गया, जलंधर जाना था और जयपुर चला गया, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, उससे डिले होगा, बट ट्रैक करने से आसान हो जाता है। दूसरा, अगर डैमेज हो जाता है तो बस हम केवल एक उसकी फ़ोटो देखते हैं और उस आइटम की ओरिजिनल कंटेंट्स और वेट देखते हैं, और हमारा ये मापदंड है दैट विद इन 7 days हमें कंपनसेशन देना ही देना है। अगर डिले है तो फिर हमारी गलती है। जी, ये जो वेरियस आपके पोस्ट ऑफिस हैं, इनके काउंटर्स पे क्या क्या सर्विस आप इस वक्त देते हैं? आजकल आप, मुझे तो पता है, ये सारे लोगों को पता होगा कि आप ही ने कुछ दिन पहले न्यूज़ में बताया था कि घर घर तिरंगा के सिलसिले में, हर घर तिरंगा के सिलसिले में आज आप काउंटर्स पे तिरंगा भी देते हैं। जी, ये तिरंगा का तो अभी 7-8 दिन का प्रोग्राम है, चलेगा। साथ साथ जो रेगुलर बेसिस पे हम चीज़ें उपलब्ध करते हैं काउंटर्स पे, अपार्ट फ्रॉम आवर रेगुलर फाइनेंशियल एंड मेल प्रोडक्ट्स, उनको छोड़ के, तो कोई भी संस्था, जो बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे देश में गंगा नदी और गंगा जल इज़ अ वेरी लुक्रेटिव थिंग, तो जो बद्रीनाथ से जो स्प्रिंग वाटर है गंगा जल का, वो पोस्ट ऑफिस के में बिकता है। अच्छा, ये पिछले अब 4 साल हो गए ये बिक रहा है। और साथ साथ पुराने ज़माने में मेल ऑर्डर होता था, तो लोग जो इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल लोकेशंस हैं वहाँ से प्रसाद मंगा सकते हैं। अच्छा, तो वो पोस्ट ऑफिस में भी कहीं कहीं बिकता है, जैसे साउथ इंडिया में तिरुमला जो टेम्पल है वहाँ से, और शिरडी इन महाराष्ट्र, दी दरगाह इन अजमेर शरीफ, ऑल दीज प्लेसेस। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। पोस्टल, और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होती है वो काउंटर्स आपके बहुत बिजी रहते हैं? जी, रजिस्ट्रेशन एक्चुअली पिछले 2 वर्ष में रजिस्टर्ड लेटर और रजिस्टर्ड पार्सल ऑलमोस्ट 12-13% ग्रो किया है, जो कि अभी हम लोग भी समझ पा रहे हैं कि क्यों ये हो रहा है। इसका यही मतलब है कि हो सकता है हमारे कोई पुराने बड़े कस्टमर्स रहे हों। असल में रजिस्टर्ड लेटर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जी, कोर्ट में और इन चीज़ों में वो रसीद मैटर करती है। रसीद मैटर करती है। जी। तो ये एस्पेक्ट अभी भी ऑनलाइन मेल की वजह से नहीं गया, और एक्चुअली ग्रो किया है। तो 12%, जब अगर 1.5 साल पहले 100 लेटर रजिस्टर्ड लेटर थे, अब 112 लेटर रजिस्टर्ड लेटर्स। हाँ, आपके काउंटर्स में जहाँ रजिस्ट्रेशन होती है उसमें काफ़ी रश रहता है, जब कभी वहाँ पोस्ट ऑफिस से गुजर होता है या वहाँ जाना पड़ता है। सर, ये जो फाइनल जो काउंटर्स पे रश रहती है, उसके लिए एक थोड़ा सा माइनर चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है। वो ये है कि घर बैठे भी हम रजिस्टर्ड लेटर्स को बुक कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट लेटर्स को बुक कर सकते हैं। मतलब ये है कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर क्लिक करके रजिस्टर हो, अपना डिटेल्स डाल दें। उसके बाद जो भी डेटा हमें भरनी है रिगार्डिंग पाने वाले का नाम, भेजने वाले का नाम वगैरह जो भी वो डालना है, वो डाल के, और वो सारी रसीदें ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी। बस जो पेमेंट का अमाउंट है वो पोस्टमैन आके कलेक्ट करेगा। इसमें लेकिन 5 या 5 से ज़्यादा करने होते हैं, इसको बोलते हैं क्लिक एंड बुक। तो ये अच्छा। अभी अब आई एम हैप्पी कि आपके प्रोग्राम के माध्यम से पहली बार बताया जा रहा है। अच्छा, ये इस तरह की फैसिलिटी अब रिसेंटली नहीं आई है। जी सर, थोड़ी देर पहले आप सेविंग्स बैंक की सेविंग्स स्कीम्स की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको तब रोका था। क्या क्या सेविंग्स स्कीम्स हैं आपके पास? हमारे यहाँ प्लेन वनीला सेविंग्स स्कीम्स हैं। एक है नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट। हम किसी भी व्यक्ति के लिए अकाउंट खोल सकते हैं, आम आदमी के लिए। गांव में हम गरीब से गरीब आदमी जो शायद
बैंक में ना घुसने का कॉन्फिडेंस हो, उसको भी हम लोग टाई अप कर रहे हैं। तो एक है सेविंग्स बैंक स्कीम जिसमें 4% इंटरेस्ट पर एनम है, दिस इज डबल ऑफ व्हाट अदर बैंक्स आर गिविंग। अच्छा, बैंक से अब ज़्यादा देते हैं? हाँ जी, इंटरेस्ट ज़्यादा है, 4% है। और उसके साथ साथ फिक्स डिपॉजिट है जिसको हम लोग टाइम डिपॉजिट कहते हैं, टीडी है, एफडी ही, 1 साल 2 साल 5 साल ऐसे। उसके साथ साथ पहले एक किसान विकास पत्र होता था, वो अभी भी है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, जो 8 साल के लिए होता है, उसमें 9% इंटरेस्ट है। महिलाओं के लिए, विमेन पॉपुलेशन के लिए एक सरकार ने शुरू किया है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जी। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये 2 साल का लॉक इन पीरियड है, ये भी 8.2% इंटरेस्ट है इसका। और गर्ल चाइल्ड का जो सबसे पॉपुलर आजकल प्रोडक्ट बन गया है, प्रोडक्ट बोल रहा हूँ मैं, ये कॉर्पोरेट वर्ड है जी 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 जी, कि सुकन्या समृद्धि खाता, बैंक्स भी खोलते हैं इसको, लेकिन 85% जो अकाउंट्स जो देश में हैं वो सब पोस्ट ऑफिस के पास है। क्योंकि हमारे पोस्ट मास्टर को लोग ट्रस्ट करते हैं, वो लोगों को जानता है, वो समझा देता है। और जो बड़े बैंक्स हैं उनके लिए लोन और ये सब चीज़ें ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, नॉट महिला मतलब सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना में एक लड़की के लिए खाता खोला जा सकता है एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली जी, और वो हर महीने कुछ जब भी पैसा हो डाल सकते हैं, साल में 1.5 लाख मैक्सिमम डाल सकते हैं, और वो 18 साल की जब हो जाएगी तो उसी को पैसा वो मिलेगा। तो 18 इयर्स की एज में बच्चों को अपने पढ़ाई के लिए या अन्य चीज़ों के लिए ज़रूरत होगी, तो वो छोटी छोटी जो रकम है एट 8.2% इंटरेस्ट, वो बहुत काम की चीज़ है। ये जो इंटरेस्ट रेट आप कह रहे हैं ये बाकी बैंक से ज़्यादा है? जी, थोड़ा सा ज़्यादा है, वो फिक्स वैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही होता है। जी, वो सही है। इसका मतलब ये है कि लोगों को, मेरे हिसाब से सोचा जाए तो पोस्ट ऑफिस में ही खाता खोलना सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और थैंकफुली अब क्योंकि कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, तो जो जैसे सारे बैंक्स में सब नेटवर्क्ड हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपका खाता श्रीनगर पोस्ट ऑफिस में खोला गया हो और आप दिल्ली में उससे विड्रॉ नहीं कर सकते, कहीं से भी विड्रॉ कर सकते हैं। और ये डेबिट कार्ड भी है तो वो एटीएम से भी विड्रॉ हो जाएगा। हमारे 1000 एटीएम्स हैं हमारे खुद के जो पोस्ट ऑफिस में हैं, और अदरवाइज वो कार्ड दूसरे एटीएम पे भी चल जाता है। और ये तो बड़ी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपके मोबाइल एटीएम की बात मैं करना चाह रहा था। तो जी 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 2018 से जो एक्चुअली वो पिकअप तो हुआ कोविड में, एक सिस्टम होता है, उसको कहते हैं आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जी। यानी कि मेरा अगर कोई भी खाता है बैंक में और मेरा आधार कार्ड उससे लिंक्ड है, जो कि आजकल मैंडेटरी है जी जी जी, और मेरा मोबाइल नंबर भी उससे लिंक्ड है जी, तो इसको कहते हैं आधार एनेबल्ड पेमेंट्स पॉसिबल हैं। तो अगर मैं कहीं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे पैसे की ज़रूरत है और एटीएम नहीं है, अच्छा, तो हम पोस्ट ऑफिस में जाकर, हम हमारे पोस्ट ऑफिस में जाकर या पोस्टमैन को बुलाकर, एक ऐप है पोस्ट इन्फो ऐप, हम पोस्टमैन को बुला सकते हैं, पोस्टमैन हमारे पास आएगा और हम बस अपने बैंक अकाउंट का डिटेल देंगे और बायोमेट्रिक, उसके पास एक डिवाइस है बायोमेट्रिक, उस पर हम बायोमेट्रिक वेरीफाई कर देंगे, तो वो हमें 10,000 रुपये तक मैक्सिमम दे सकता है। तो वो चलता फिरता एटीएम है बेसिकली जी। और ये सबसे ज़्यादा इसका यूज़ समझ में लोगों को, हम लोगों को आया जब कोविड हुआ था। अच्छा। जब सब कुछ लॉकडाउन नहीं जा सकते थे, बैंक्स बंद थे या जा नहीं सकते थे, एटीएम तक भी जा नहीं सकते थे, डर भी था, करेक्ट। लेकिन पोस्टमैन एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं तो ये लोग अवेलेबल थे। और मैं एक्चुअली यहाँ आने से पहले महाराष्ट्र में था जी, तो मैंने, जो मुझे डेटा याद है, ऑलमोस्ट हर रोज़ 2 से 3 हज़ार ऐसे विड्रॉल्स होते हैं, और ज़्यादातर शहरों में भी होते हैं, क्योंकि जब लोगों को कन्वीनियंस मिल जाता है ना, या कोई एजेड व्यक्ति है तो पोस्टमैन को लोग ट्रस्ट करते हैं, वो जानते हैं कि हाँ ये तो मेरे यहाँ 20 साल से आ रहे हैं, तो इससे कोई बात नहीं है। और वही कि बेटा मुझे पैसे निकालने हैं, तो ठीक है निकाल देते हैं। किसी भी बैंक का अकाउंट हो, HDFC बैंक का अकाउंट हो, ICICI बैंक का अकाउंट हो, SBI का हो, वो पोस्टमैन, बिकॉज इट्स आधार एनेबल्ड, इट्स ऑल लिंक्ड बाय वन सिस्टम। अच्छा, आधार एनेबल्ड पोस्टमैन निकाल दे देगा।
आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में जरूरी नहीं। करेक्ट करेक्ट। नहीं, ये बड़ा इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। लोगों को शायद नहीं पता होगा, मुझे खुद भी नहीं पता था कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या होता है, कि किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, पोस्टमैन को बुला के घर, मतलब उसके पास इतना पैसा रहता है कि मुझे 20,000 चाहिए, कि आपने कहा कि 10,000 मैक्सिमम दे सकता है। जी 10 एटीएम में भी 10 ही निकाल सकते हैं। आपका अकाउंट मान लीजिए एसबीआई में है और जेएनके बैंक के एटीएम में जाएंगे तो 10 ही निकाल सकते हैं। वही रूल इसमें भी लागू है। नहीं सर, 20 भी निकालते हैं। 2 बार करके। नहीं सर, एट अ टाइम 20 निकलता है, लेकिन उसमें वो आता है कि वहाँ से वो एक कोड आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि आपने किया जी, तो ओटीपी नंबर। जी हम लोगों के जब ये अप्रूवल मिला था इसको करने के लिए तो यही था कि 10,000 तक हम लोग अलाउ। और आपका कहना सही है कि पोस्टमैन को वाकई में ही हैज़ टू कैरी मोर कैश। और ये चीज़ क्योंकि डिमांड बढ़ी, मुझे याद है महाराष्ट्र में ऐसे ही हुआ कि डिमांड जब बढ़ी तो सबका बढ़ाना पड़ा कि यू शुड कैरी मोर कैश, क्योंकि पे आउट ज़्यादा करना पड़ रहा है ना कि पे इन करना हो रहा है। तो बाद में बैंक्स के साथ एडजस्ट करते हैं वो पैसा। जी वो सेंट्रल लेवल पे अपने आप हो जाता है। जैसे चेक क्लियरेंस का होता है वैसे इसमें रेमिटेंस टू बैंक। अच्छा सर, प्रोविडेंट फंड की कोई स्कीम है आपके पास? प्रोविडेंट फंड की मैं नेट से देख रहा था, मेरी समझ में आता नॉर्मली सरकारी मुलाजिम का प्रोविडेंट फंड का होता है या ऑफिशियली होता है फंड्स डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन कल मैं नेट से देख रहा था कि आपके पास भी कोई प्रोविडेंट फंड का स्कीम है। जी साहब, वो वही स्कीम है जो बाकी बैंक्स में है। इट इज़ द सेम स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जी। और ये 15 साल का खाता होता है, कोई भी नागरिक उसको खोल सकता है, बच्चे के लिए भी खोल सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी करता हो, दुकानदार हो सकता है, एनीबडी, कामगार हो सकता है। दैट्स राइट, एनीबडी। उसमें भी 7% इंटरेस्ट है और उसको 15 साल का है। तो प्रोविडेंट फंड का मतलब ही यही है कि बाद के लिए पैसा जब ज़रूरत पड़े तो सेव कर लें। तो लेकिन कुछ लोग बीच में पार्ट विड्रॉल करते हैं, तो वो फैसिलिटी है? हाँ जी, वो फैसिलिटी है और इट्स वेरी यूज़फुल, क्योंकि एक तरीके से ऑल्दो सुकन्या समृद्धि योजना तो 18 साल का अकाउंट है लड़कियों के लिए केवल, लेकिन लड़कों के लिए भी अगर उनकी पढ़ाई के लिए थोड़ा थोड़ा सेव करना है, क्योंकि ये साफ है कि पोस्ट ऑफिस का जो इज़ नॉट अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, हमारी बैकिंग सॉवरेन बैकिंग है, जो गवर्नमेंट की बैकिंग है जी। तो वो जो कमिटमेंट है वो देना ही है। तो इट इज़ अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आजकल खासकर यंग पीपल कई जो फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ वाली चीज़ें उसमें पैसा डालते हैं, लेकिन नियम यही कहता है कि 100 रुपए हैं तो 15 रुपए सेफ वाले में डालें। तो सेफ वाले इन्वेस्टमेंट्स यही सब हैं जो पोस्टल। असल में पोस्ट ऑफिस के साथ लोगों का ट्रस्ट बढ़ा हुआ है ना, क्योंकि जब ये नेट बैंकिंग नहीं थी या कितना फैला हुआ बैंकिंग नेटवर्क नहीं था, तो लोग पोस्ट ऑफिस के साथ ही जुड़े हुए थे। मुझे याद है बचपन का कि रेडियो के लिए लाइसेंस फीस भी पोस्ट ऑफिस वाले ही लेते थे जी। अब तो वो सिलसिला खैर बंद हो गया। सर, पीएलआई अभी ऑपरेशनल है, पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस? जी, आई एम ग्लैड आपने वो रेज किया। एक्चुअली यस, पीएलआई का जो एक्सपेंशन हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है। वो एक्चुअली पहले तो जैसे कि आप जानते हैं पीएलआई केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। करेक्ट। फिर धीरे धीरे उसको टीचर्स के लिए खोला गया, सरकारी टीचर्स के लिए, मतलब सरकारी जी। अब वो पिछले 2 वर्ष में इट हैज़ अवेलेबल पूरी पॉपुलेशन के लिए, बशर्ते वो ग्रेजुएट हो, मतलब उनके पास बीए की डिग्री हो। अच्छा। हम लोग डायरेक्टली आईआरडीए के अंदर एक पार्टनर हैं, उसमें आते हैं, बट वी आर नॉट इंश्योरेंस कंपनी। अगेन हम लोग कमर्शियल ऑपरेशंस नहीं हैं जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं देश की, उनका नाम नहीं लूँगा जी, उनका बिजनेस मॉडल हमारे से अलग है। हमारे पास प्लेन वनीला, जो मतलब सबसे सिंपल वाली इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, चाइल्ड के लिए अगर करना है वो भी है, और फिर हस्बैंड वाइफ को अपने लिए जॉइंट करना है वो भी है, और मनी बैक वाला जो होता है बीच में मनी बैक सिस्टम होता था जी, पाथ विड्रॉवल होता था। हाँ जी, वो वाला सिस्टम है, हर 5 साल मनी बैक मिलता है। और एक जो एक फिक्स 20 साल, जब उसकी टेन्योर खत्म, मैच्योरिटी हो जाएगी तब पैसे मिलेंगे, तो हर साल बोनस दिया जाता है। और पूरे देश में हाईएस्ट बोनस, मैं इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, हाईएस्ट बोनस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस देता है। बोनस क्या होता है? एक तरीका इंटरेस्ट होता है। जी जी। हम हाई बोनस क्यों देते हैं?
हमें भी तो मतलब अपनी बैलेंस शीट देखनी है एक तरीके से। हम और इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे कॉस्ट कम है इंश्योरेंस कंपनीज से। इंश्योरेंस कंपनीज को अपना इंश्योरेंस बेचने के लिए एजेंट्स वगैरह, तो एजेंट्स को उनको कुछ कमीशन परसेंटेज देनी पड़ती है। करेक्ट। तो जो प्रीमियम हम चार्ज कर कोई इंश्योरेंस कंपनी चार्ज करती है उसमें एक कंपोनेंट वो है जो उसको देना है अपने स्टाफ को, मतलब अपने एजेंट्स को। जी। एजेंट्स पोस्ट ऑफिस में भी है, इनफैक्ट हम लोग खूब सारे एजेंट्स अभी हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंश्योरेंस कमीशन जो है वो कम है और वो हम प्रीमियम से नहीं निकालते उसको, जो प्रीमियम पब्लिक का है। और हमारे जो स्टाफ है जैसे पोस्टमैन है या पोस्टमास्टर हैं जो इंश्योरेंस करते हैं, काफ़ी अच्छा इंश्योरेंस, कुछ लोग तेज हैं इस काम में और उनकी ट्रस्ट है आम पब्लिक के साथ, तो लोग उनको ट्रस्ट करते हैं, दे टेक द इंश्योरेंस। तो उनको हम लोग को बहुत छोटा सा एक इंसेंटिव देते हैं, तो हमारी कॉस्ट टू अस बहुत कम है, इसलिए हम हाई बोनस देते हैं। तो पीएलआई में मैच्योरिटी कब, कितने साल की बात होती है? 60 साल की उम्र पे, और उससे पहले भी हो सकती है। अगर 55 पे लेना चाहता है कोई पैसा, 58 पे लेना, फिर 60 पे। 60 है जो मैच्योरिटी है। नहीं, इसमें ये तो नहीं है कि पीएलआई लेते वक्त उसकी एज कितनी है? हाँ जी, वो इंश्योरेंस में तो ये नियम है कि जितना जल्दी आदमी लेगा उतना कम उसका प्रीमियम रहेगा। और वो मान लीजिए 50 लाख की इंश्योरेंस ली है, तो अगर वो व्यक्ति 21-22 साल का है, कोई यंग पर्सन, तो वो उसकी पॉलिसी ऑलमोस्ट 38 इयर्स तक चलेगी, 28 इयर्स तक चलेगी। अमित साहब, एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, नहीं आ रही आवाज जी। तो हम इंश्योरेंस की बात कर रहे थे जी। हेलो जी जी हेलो जी हेलो हेलो जी। व्हाट्सएप, हाँ मैं व्हाट्सएप बोल रहा हूँ। ये हमारे कॉलर हैं दिल्ली से। व्हाट्सएप हाँ 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 फरमाइए, व्हाट्सएप पूछिए। हाँ हाँ, इससे इट इज ए प्रिस्टीन ग्लोरी। ये जो पोस्ट ऑफिस था इसका प्रिस्टीन ग्लोरी है, अभी भी है जी। मगर दैट वाज ए ब्यूटीफुल। हम छोटे छोटे थे, 5वीं 5th स्किल में। इट इज स्टिल वेरी नाइस दैट। ये तो इट शुड कंटिन्यू फॉर एजेस। It is the first interlinked with all states and countries. It was beautiful. It should remain there. आज तो इंटरनेट है, आज तो रेवोल्यूशन है, मगर इट शुड रिमेन। मैं एक बात करना चाहता हूँ जनरल साहब से। जो ये पोस्ट ऑफिस गाँव में होते थे, पोस्ट ऑफिस जहाँ लेटर डालते थे, वो आज दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने उठाए हैं या वो अभी चलते हैं जी। नजदीक उनको। हाँ, वो होता था, वो अभी चल रहे हैं या नहीं। और अब जो डिपॉजिट सिस्टम है वो ठीक है, सेविंग डिपॉजिट, मगर जो लोन सिस्टम है उसका क्या सिस्टम है, लोगों को पता चलना चाहे। व्हाट अबाउट द लोन सिस्टम टू द पीपल, कितना दे, क्या मार्जिन है, कितना या देते हैं, वो भी पता लोगों को होनी चाहिए। बाकी इट इज ए वेरी गुड, आई लाइक इट इज द पोस्ट ऑफिस ए प्रिस्टीन ग्लोरी। इट कैन जी भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भट्ट साहब फॉर योर वेरी नाइस कमेंट्स। और आपने जो सवाल पूछा था सर, वो ये है कि जी हाँ, जो छोटे वाले लेटर बॉक्सेस होते थे गाँव में, उनको थोड़ा सा कम किया गया है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो कम दिखाई पड़ते हैं। ज़्यादातर जगहों पे जहाँ पे बिल्कुल लेटर्स पोस्ट नहीं हो रहे थे उनको हटाया गया है, तो वो शायद दिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि उसका एक हर लेटर बॉक्स के अंदर एक बार कोड लगा रहता है, और वो जब उसको खोल के चिट्ठियाँ निकालते हैं तो वो एक स्कैन ऑटोमेटिकली हो जाता है कि इसमें से लेटर आज निकाले गए। तो ये पाया गया कि कई ऐसे लेटर बॉक्सेस थे जो सब जगह लगा दिए गए थे और वो यूज़ में आ नहीं रहे थे, वो खाली होते थे, तो खाली निकलते थे, लोग पोस्ट लेटर डाल नहीं रहे थे। सिंपल सी बात है। तो इस वजह से उनको रीलोकेट एक्चुअली किया गया है, उनको ख़त्म नहीं किया है, क्योंकि और कभी कभी जहाँ कहीं रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा हो या कोई मेजर ऑल्टरेशन हो रहा हो सराउंडिंग्स का, तब वो लेटर बॉक्स रीलोकेट कर दिया जाता है। और आपका दूसरा सवाल था साहब कि दैट
सेविंग स्कीम्स में लोन फैसिलिटी, तो अभी तो फिलहाल लोन फैसिलिटी शुरू नहीं हम लोग किए हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, क्योंकि हम लोगों को बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। वी आर बेसिकली, हमारा डिजिटल बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, उसमें इनफैक्ट और कंपनीज अपने लोन प्रोडक्ट्स हमारे थ्रू बेचना चाहती हैं, वो बात अलग है क्योंकि हमारी प्रेजेंस सब जगह है, लेकिन हमारे खुद के लोन फैसिलिटी अभी नहीं है। हमारा डिजिटल बैंक तो है, पेमेंट्स बैंक है, जैसे पेटीएम का पेमेंट्स बैंक है या जीपे का है, वैसे ही हमारा भी है। और इनफैक्ट वो आधार का जो पेमेंट घर पे मोबाइल बैंकिंग का होता है वो भी उसी के माध्यम से होता है। ये 2018 में शुरू हुआ। लेकिन पीएलआई पॉलिसी जब हम लोग लेते हैं उसमें हमें एक लोन फैसिलिटी मिल जाती है, विच इज़ अप टू 90% ऑफ द इंश्योर्ड वैल्यू, जितना प्रीमियम पेड है। तो मान लीजिए मैंने 15 साल से मेरे पास एक पीएलआई की पॉलिसी है और उसमें मैंने हर साल हर महीने पैसे जमा करके मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, तो 20 लाख रुपए मैं बीच में ही ले सकता हूँ, पॉलिसी चलती रहेगी एंड इट्स लाइक अ लोन जी। तो ये सब फीचर्स हैं जो अवेलेबल हैं। इस लोन पे कोई इंटरेस्ट चार्ज होगी उसे, या ये पोर्शन लोन इंटरेस्ट फ्री है? 4% इंटरेस्ट है, देना पड़ेगा उसे। जी जी सर, ये जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए, आजकल मैसेजेस आते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी से कि या बैंक से कि खबरदार रहिए क्योंकि डिजिटल फ्रॉड्स वगैरह होती है। अब ये जो आधार एनेबल्ड सिस्टम है, इसमें मान लीजिए मुझे कई जगहों पर आधार की फ़ोटोकॉपी मांगी जाती है फॉर वेरियस सर्विसेज। अब जब मैंने आधार की फ़ोटोकॉपी दे दी, इसका मतलब मेरे आधार के सारे डिटेल्स किसी भी शख्स के पास आ गए। कैन ही यूज माई डिटेल्स टू विड्रॉ मनी आधार एनेबल्ड सिस्टम से? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ही कांट। इसका आंसर ये है क्योंकि उसमें 3 लेवल ऑफ चेकिंग है। आधार नंबर है जी, ठीक है। तो क्या होगा, मैं उसका प्रोसेस बता दूं। मैं पोस्टमैन मेरे सामने आएगा, मुझे कैश चाहिए जी। तो वो मुझसे पूछेंगे कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है, तो मुझे वो बताना होगा। तो क्योंकि मैं अगर फ्रॉड कर रहा हूं तो मैं अपने अकाउंट से नहीं निकाल रहा हूं, किसी और के अकाउंट से निकाल रहा हूं, तभी तो फ्रॉड है जी, जी। तो मुझे एक तो मालूम होना चाहिए कि इस बंदे का अकाउंट कौन से बैंक में है जी। फिर वो पूछेगा आपका अकाउंट नंबर क्या है। तो अगर मान लीजिए मुझे अकाउंट नंबर याद ही नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा कि वो पूछेगा आपका डेबिट कार्ड है आपके पास उसका, तो डेबिट कार्ड का नंबर वो डाल देगा उसमें, तो उससे भी वो हो जाता है। क्योंकि जैसे एटीएम में हम अपना डेबिट कार्ड डालते हैं जी। वही तो होता है, एटीएम में डेबिट कार्ड डालते हैं और पिन डालते हैं और हम पे कैश विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सिस्टम है, तो ही विल आस्क द डेबिट कार्ड नंबर, वो उसमें डालेगा वो और बैंक से लिंक हो जाएगा। उसके बाद वो फिर बायोमेट्रिक लेगा, बायोमेट्रिक लिंक होगा आधार से। तो आधार कार्ड जब हमारा खो जाता है तो हमारा बायोमेट्रिक किसी के हाथ में नहीं जाता, करेक्ट, सिर्फ नंबर जाता है और वो क्यूआर कोड से सिर्फ वो वेबसाइट पे आधार कार्ड दिखता है। तो दैट इज फुल प्रूफ, द बायोमेट्रिक पार्ट। हाँ, ये बायोमेट्रिक जो है आप कह रहे हैं तो कि बायोमेट्रिक चेक होता है, क्योंकि वो उनके फ़ोन, जो उनके पास एक फ़ोन और एक बायोमेट्रिक रीडर है, वो छोटा सा एक गैजेट है, उसमें लगा देते हैं और बस वो मैच करना चाहिए, वो मैच करता है, वो आता है, फिर एक ओटीपी आती है। तो ये 3 लेवल हैं। तो दी ऑपरेशन टेक्स नॉट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने तो कई बार किया है। तो नहीं, ये सेफ्टी फीचर्स है ना? हाँ जी, सेफ्टी फीचर्स होंगे तभी तो ये चलेगा। सर, सीनियर सिटीजन के लिए कोई सेविंग स्कीम है आपके पास? जी है, एक पुरानी स्कीम है 2011 में जो बनी थी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जी। तो इसमें अप टू 21 लाख रुपए अगर हम पोस्ट ऑफिस में एक फिक्स डिपॉजिट के तरह जमा कर देते हैं तो हर महीने हमें मंथली इनकम मिलती रहती है। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 60 प्लस हैं, अब तो आर्मी से रिटायरमेंट तो 45 पे भी हो जाता है, एनी रिटायर्ड पर्सन बेसिकली, वो इसको, और बहुत बहुत पॉपुलर है ये अभी। वैसे मेरे पास जो आंकड़े मेरे पास अवेलेबल हैं, देश में तकरीबन 26 लाख सीनियर सिटीजन्स अकाउंट्स हैं
तो स्कोप अभी भी है, लेकिन लोगों के पास और पेंशन प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, इसीलिए कुछ ही लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये स्कीम अच्छी चल रही है। इससे मुझे एक और चीज़ याद आई, एक स्कीम है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना जी। ये स्कीम 2018 में शुरू हुई थी और 2016 में, फॉरगिव मी। ये एक वाकई नॉवेल स्कीम है। ये एक्चुअली मेरे और आपके लिए बनी ही नहीं है, ये बनी है, हम पेंशन की बात करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है और रिटायर करते हैं, सर्विस करते हैं, फिर रिटायर होते हैं, फिर पेंशन लेते हैं। रिक्शे वाले का क्या पेंशन है? करेक्ट। घर में जो डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करते हैं उनको पेंशन या मिलती कामगार है? का क्या है? कामगार, जी। और कामगार में फिजिकल लेबर इन्वॉल्व है। वो व्यक्ति एक उम्र के बाद बेचारा नहीं उठा पाएगा वो सामान या मजदूरी नहीं कर पाएगा। सही बात। तो वो उन लोगों के लिए टारगेटेड है अटल पेंशन योजना, जो गवर्नमेंट ने बनाई, जिसमें पोस्ट ऑफिस और बैंक्स दोनों को ये काम मिला है इसको करने के लिए। और ये पोस्ट ऑफिस में हम लोग इसको खूब प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अटल पेंशन योजना पे थोड़ी देर में बात करते हैं। अच्छा जी। वो है कॉल ऑनलाइन। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए साहब, कौन साहब, कहाँ से? मैं जनाब बशीर अहमद बोल रहा हूँ रानाबादी से। जी बशीर साहब, बड़े दिनों बाद आपने याद किया। अर्ज है, मेरा एक सवाल है पोस्ट मास्टर जनरल साहब से। सवाल ये है कि मेरा मकान गिर गया है, वहाँ मेरा पासबुक था जो पोस्ट ऑफिस रानावाड़ी का था जी, वो गुम ही गया है। फिर 5 साल के बाद मैंने उसको पकड़ लिया, मतलब कूड़े करकट में से। चलो ठीक है ये। अब मैं उसको वहाँ रिन्यू करने के लिए गया, लेकिन रानावाड़ी पोस्ट ऑफिस वाले मुझे ये कहते हैं कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड लाए। आधार कार्ड की बात सही है, लेकिन पैन कार्ड क्यों जरूरी है? ये परमानेंट अकाउंट नंबर जो है ये इनकम टैक्स के लिए है। मैं जी अच्छा करता हूँ और फ्राइडे के दिन कुछ पैसे जमा करता था, वो उससे भी मैं उन्होंने बाहर रखा। इसके लिए आप मुझे बताइए ये पैन कार्ड का सिलसिला क्या है? अगर आधार कार्ड जरूरी है, मेरा आइडेंटिटी कार्ड जरूरी है, लेकिन ये पैन कार्ड क्यों है वहाँ? चलिए बशीर साहब, आपकी बात सर ने सुनी। अच्छा जी साहब, तो आपके अकाउंट की वो पासबुक आपके पास थी? नहीं, ये कहते हैं इनको कहा जा रहा है कि पैन कार्ड भी दें। जी, तो असल में नियम अनुसार आधार कार्ड इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। जी, पैन कार्ड इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स से जुड़ा है, जी बिल्कुल। और पैन कार्ड एक्चुअली प्री डेट्स दी आधार कार्ड, वो तो पहले से था, जिसे 90s में ही आ गया था। तो इसमें क्योंकि ये बैंक अकाउंट है, तो जब हम किसी का बैंक अकाउंट खोलते हैं या उसको रिन्यू करते हैं या कोई भी उसमें एक क्योंकि उसको रिक्रिएट करना है उस अकाउंट को, तो इसीलिए नो योर कस्टमर एक KYC एक गाइडलाइन होती है, उसमें नेसेसरी होता है पैन कार्ड। तो परंतु मैं इसका यही जवाब दूंगा कि हम इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं, एंड सोल्यूशन यही है कि जो डिटेल है मुझे ऑफलाइन लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको द कंसर्न्ड स्टूडेंट हैं वी कैन टेक इट अप, बिकॉज आपका कहना बिल्कुल ठीक है। तो ये बशीर साहब तो टीवी देख ही रहे होंगे, प्रोग्राम तो चल रहा है, तो बशीर साहब आप सर के पास जा सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस या जनरल पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं हेडक्वार्टर में, तो वहाँ बैठते हैं सर, उनसे राब्ता कायम करके ये आपका वहाँ पे सोल्यूशन दे देंगे आपके मसले का। हम तुरंत करवा देंगे। आई होप आई कैन बी कॉन्फिडेंटली से कि आपका हम करा। सर अटल योजना की हम बात कर रहे थे, तो ये पेंशन स्कीम है बहुत गरीब लोगों के लिए, जिसमें 100 रुपया अगर वो जमा करेंगे, 100-200 रुपया पर मंथ, तो जब वो एक 60 साल की उम्र उनकी होगी तो हर महीने जीवन के एंड तक, होल लाइफ तक उनको 5,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ। अब 5,000 रुपये ठीक है, हम और आपके लिए शायद इतना मायने नहीं रखता, लेकिन एक कामगार के लिए, गरीब आदमी के लिए तो बहुत है। इसके लिए ज़रूरी तो नहीं कि उसके पास
उस अकाउंट में इतना पैसा आ गया हो जिसके अगेंस्ट उसको फिर 5-5 हज़ार मिलेगा? नहीं, वो जरूरी नहीं है। अच्छा। वो स्क्रैच से, जीरो से शुरू करेंगे और पहले अकाउंट खोलेंगे अटल पेंशन योजना का, और हर महीने 200-300 जो भी अमाउंट है, आई थिंक 5,000 के लिए ऑलमोस्ट 400 रुपए पर ये तो मंथ नहीं है डालना कि कितने साल चलना चाहिए इसका ये अकाउंट? जी, उसका एक टेबल बना हुआ है जिसमें अगर मान लीजिए मैं 40 साल का हूँ और मुझे 5,000 की पेंशन चाहिए 60 साल की उम्र, 60 के बाद, तो उस 20 साल में मुझे मेरा थोड़ा जो मंथली रिक्वायरमेंट है पैसे डालने का, वो थोड़ा ज़्यादा होगा। और कोई यंग व्यक्ति है जो इस टाइप के काम कर रहा है मजदूरी का, तो वो उसको बाद में काम आएगा। एक्चुअली वन हैज टू प्लान अकॉर्डिंगली। हाँ जी, अर्लियर, जितना अर्लियर वो प्लान करेंगे इस सिलसिले में कि आगे मुझे इस तरह का चाहिए, तो अगर बहुत पहले शुरू करेंगे तो थोड़ा कम ही पैसा खर्च करना पड़ेगा, उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इस टाइप की स्कीम्स को एक्चुअली हमारे माननीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक आते ही एक ये कहा कि इस टाइप की जो स्कीम है जो आम आदमी के लिए हैं, उनको हम लोग डाक चौपाल स्थापना करें और हर हफ्ते 1 या 2 डाक चौपाल करें पूरे वर्ष में, ताकि लोगों को पता चले। करेक्ट। और उस वहाँ पे लोगों को बुलाएं थोड़ा सा, क्योंकि जब आदमी को अपनी भाषा में और अपने फायदे की बात वर्बली पता चलेगी, जी जी, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा करते हैं अभी डाक चौपाल यहाँ होती है? बिल्कुल। हम लोगों का हमने अभी 13 डाक चौपाल किए हैं जब से मंत्री जी ने अनाउंस किया है, और प्लान है 5,000 टोटल करने का। रिस्पांस कैसा रहा लोगों का? कहीं रिस्पांस अच्छा रहा है, क्योंकि डायरेक्टली इंटरेस्टेड रहे। कहीं में हम लोगों को थोड़ा सा उनको फिर परसू करना होता है कि आप आए तो थे लेकिन आप इच्छुक हैं ये करने में। इससे जुड़ा एक और स्कीम इससे एकदम जुड़ी हुई है, लेकिन ये स्कीम नहीं है, ये युवाओं के लिए है। डाक विभाग मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के साथ भारतीय डाक ने एक टाई अप किया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ने एक बहुत बढ़िया माई युवा भारत एक पोर्टल बनाया है, माई भारत पोर्टल। पोर्टल क्या है? एक वेबसाइट है जिसमें यंग लोग रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। यंग लोगों की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? उनको जॉब चाहिए। करेक्ट। जॉब चाहने के लिए आपको अपने बायोडेटा, अपना CV, अपने क्वालिफिकेशन खूब जगह भेजनी पड़ती है। तो ये जो माई युवा भारत पोर्टल है वो एक तरीके का वन स्टॉप पोर्टल है, जहाँ पे कोई व्यक्ति रजिस्टर करके अपने पूरे यूनिवर्स को बता सकता है कि मैं ये क्वालिफाइड हूँ, और HR मैनेजर्स हर कंपनी के, हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के उसको देख के उसको या तो जॉब दे सकते हैं या इंटर्नशिप दे सकते हैं। आपने सुना होगा कि अभी बजट हुआ था, जब अभी इस साल का बजट इलेक्शन के बाद अभी 2 हफ्ते पहले, तो उस बजट में काफ़ी पैसा इंटर्नशिप्स के लिए एलोकेट किया फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने। तो इसमें यही इंटर्नशिप के लिए था। तो ये इंटर्नशिप उस माई युवा भारत पोर्टल से होंगे। अब डाक विभाग कैसे जुड़ा है इसमें? डाक विभाग ने भी उसी पोर्टल पे अपनी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी डाली है, जिसमें एक छोटी सी ट्रेनिंग करनी है आदमी को, यंग बच्चियों को उसमें रजिस्टर करके, और वो ट्रेनिंग पूरी करेंगे तो दे कैन बी सिलेक्टेड फॉर अ शॉर्ट इंटर्नशिप पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ। उसमें स्पेसिफिक ड्यूटीज़ रहेंगी जो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं या फिर कुछ प्लानिंग से रिलेटेड हैं, और वो इंटर्नशिप उनके बायोडेटा में लग जाएगी कि भाई सरकार में इंडियन पोस्ट के साथ उन्होंने इंटर्नशिप की, फलाने के साथ इंटर्नशिप की। तो जब वो फाइनली जाएंगे जॉब मार्केट में तो उनकी CV और भारी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। तो ये एकदम फ्रेश चीज़ है। अगेन आई एम ग्रेटफुल कि आपके माध्यम से ये मैं बता रहा हूँ। अमिताभ साहब, एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो। तो जी सवाल पूछना था कुछ। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा लाउडर बोलिएगा, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ा सा लाउडर बोलिए। अच्छा, बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। जब ये हम पोस्ट ऑफिस में डायरेक्ट डिपॉजिट हमने खोलना होता है, हम डायरेक्टली नहीं जाते, वहाँ पर एजेंट हजरात सोते हैं वहाँ पर। जब अगर एजेंट हजरात से हम अकाउंट खोलते, वो अपने पास वो कॉपी रखता है। 5 साल का अगर हमने खोला, RD खोला या कुछ खोला, वो अपने पास रखती है। मतलब ये समझ नहीं आती कि हमारे पास क्या रहता है फिर।
हम जाते फिर उसको उसके घर में लो ये रुपया 1000 या रुपया 5000 मंथ से करो जमा, वो देता हमको। वो तो ये समझने यार क्या डायरेक्टली क्यों नहीं हम कर सकते, ये मुझे थोड़ा सा समझाए। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा सवाल किया साहब। आप एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। एजेंट्स को एक्चुअली अपॉइंट इसलिए किया गया था, अगेन वही कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे लोगों को फॉर्म भर सकें और काम हो सके। लेकिन डायरेक्टली भी काफ़ी कस्टमर्स करते हैं, लेकिन थ्रू एजेंट भी करते हैं। और हो सकता है एजेंट पोस्ट ऑफिस में ही कांटेक्ट कर ले किसी को, ये भी होता है, मैं इसको मना नहीं करूँगा। जहाँ तक रहा सवाल पासबुक को एजेंट के पास छोड़ना, वो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि वो पासबुक तो हमारी है और हम जब अपनी घर की चाबी किसी को नहीं देते, उसी तरीके से पासबुक भी नहीं दे सकते, शुड बी विद अस एजेंट्स। लेकिन इसमें एक 2 वे प्रोसेस है। एजेंट्स क्या होते हैं, ये 99% एजेंट बहुत ऑनेस्ट और अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि उनको अपना पूरा रोजी रोटी उससे कमानी, किसी के पैसे लेके भागना तो है नहीं, क्योंकि एक दिन पकड़े जाएंगे ऐसा तो है नहीं। सो दे आर हेल्पफुल इन दिस रिस्पेक्ट कि वो पासबुक्स रखते हैं और वो टाइमली, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसमें हर महीने पैसे डालते हैं हम लोग, तो 5 साल तक चलता है। तो 5 साल तक में हर महीने डालना पड़ता है या हर दिन? हर महीने। अच्छा, वंस अ मंथ। और बल्क में भी 6 महीने का एक साथ डाल सकते हैं। तो वो डिपॉजिट करते हैं तो वो 5 साल में मैच्योर होता है, तो वो लंप सम मिलता है। तो इसीलिए साहब ने कहा कि 5 साल तक वो पासबुक अपने पास रखते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन वो वैल्यू एडेड सर्विस है। बेसिकली वो कस्टमर कभी भूल सकता है पेमेंट ना करके और फिर उसको पेनल्टी लगती है वगैरह, तो एजेंट्स रेगुलरली ये काम करते हैं। अब तो ये सिस्टम हो गया है कि एजेंट के थ्रू भले खोल लिया अकाउंट, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो ऐप है, मोबाइल ऐप, उसी से सीधे हम मतलब अपने अकाउंट से आरडी में, रिकरिंग डिपॉजिट में डाल सकते हैं। जो सभी बैंक्स करते हैं वो भी हम भी करते हैं। अमिताभ सर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपके पास होता था, इसके बेनिफिट जानना चाहेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत सुना जाता है कि इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। जी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का मेन बेनिफिट है इनकम टैक्स अंडर 80C IT एक्ट रिबेट मिलता है रिबेट के लिए। तो वो जो अमाउंट है अप टू 2 लाख रुपीज़ अब रिबेट मिल जाता है इनकम पे। तो जितने का NSC तो सेक्शन 80C का जो बेनिफिट है वही NSC का था, और अभी भी वो है। लेकिन इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा, क्योंकि विश्व में एक ज़माना था 20 साल पहले जब 12% इंटरेस्ट रेट मिलता था जी, लेकिन अब वो 6.5%, 6.2% हो गया। लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी में ही इंटरेस्ट रेट्स को कम किया गया है, जिससे कि ग्रोथ और तेज़ हो। और फिर एक दो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, 2008 में हुई और कोविड की वजह से 2020 में हुई, 16 में भी हुई थी छोटी सी। तो इसके चलते इंटरेस्ट रेट तो कम है, लेकिन NSC एक अच्छा माध्यम है। अगर 1 लाख का NSC खरीद लिया तो 1 लाख रुपए की हमारी इनकम 80C में काउंट हो जाएगी, तो वो उतने पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने का पैसा, इसमें इन्वेस्ट करने का सिलसिला है, तो कितना, कोई अमाउंट की लिमिट है कि कितने तक खरीद सकता है? मान लीजिए कोई 10 लाख 20 लाख का खरीद सकता है? खरीद सकता है, कोई लिमिट नहीं है इसकी, क्योंकि इट्स ऑल डीमटेरियलाइज्ड, इट्स ऑल लीगल मनी, इट्स गवर्नमेंट की पूरी बैकिंग है उस पर, और कोई लिमिट नहीं है। इसमें कोई टाइम पीरियड है कि कितनी देर के लिए ये खरीदना पड़ेगा? ये लॉक इन इसका पीरियड होता है 7 साल का। बीच में नहीं इसको तोड़ सकता है? जैसे कोई फिक्स्ड डिपॉजिट किसी के बैंक में होता है तो बीच में कोई इमरजेंसी पड़ी तो वो नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं, इट्स नॉट एबल टू डू एनी पार्शियल विड्रॉल इन NSC। सर, ATM की फैसिलिटीज़ आपने थोड़ी देर पहले कही थी कि पोस्ट ऑफिस के पास भी ATM की फैसिलिटीज़ हैं या आपकी खुद की ATM मशीन्स हैं, तो कोई कंपैटिबिलिटी है आपकी ATM कार्ड की कि ये दूसरे बैंक्स के ATM मशीन से भी पैसा निकाल सकता है? जी, हमारे ATM कार्ड्स इंटर ऑपरेबल हो गए हैं और स्मार्ट चिप बेस्ड हैं, तो वो दूसरे बैंक के ATM पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और सिमिलरली दूसरे बैंक का डेबिट कार्ड वो हमारे पोस्टल ATM में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
अच्छा, मैंने अभी तक, खैर ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पोस्ट ऑफिस का एटीएम कार्ड मैंने एटीएम मशीन कहीं देखी नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो नेचुरली होगी, क्योंकि जगह जगह बैंक्स की हैं एटीएम मशीनें, लेकिन पोस्ट ऑफिस की नहीं है। चलिए, लेट्स होप कि इस तरह की मशीनें हों और लोग इस्तेमाल करें। हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही रहती है, क्योंकि हमारे 840 हेड पोस्ट ऑफिस हैं और 1000 एटीएम हमारे लगे पूरे देश में। हाँ, तो उन्हीं पोस्ट ऑफिस में ही है जी, क्योंकि ये सड़क पे नहीं लगाया, मतलब पोस्ट ऑफिस में लगाया लेकिन फेसिंग द रोड, जिससे 24/7 एक्सेस हो, लेकिन वो पीछे एक पोस्ट ऑफिस जरूर होगा उसके। जी सर, वो कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो, ड्रॉप हो गई कॉल। सर, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहां एवरीथिंग इज नाउअडेज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, कितना एक्सपेंशन का प्रोग्राम है और कितनी टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करते हैं? हैव यू अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी तीन जगह अडॉप्ट की गई है। एक तो पोस्ट ऑफिसेस में जितने भी हमारे शहर के पोस्ट ऑफिसेस हैं वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड हैं, इन द सेंस दैट उनका काउंटर ऑपरेशन में कोई सेविंग्स का विड्रॉल हुआ तो वो सीधा सेंट्रल सर्वर पे अवेलेबल है। दूसरा, सारा अकाउंटिंग और बैक एंड पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ये तो खैर पिछले 30 साल से कंप्यूटराइज था, वो भी है। जो बैंक्स में सॉफ्टवेयर चलते हैं जिनको कोर बैंकिंग कहते हैं, वही सेम सॉफ्टवेयर पोस्ट ऑफिस में चलता है, वही हम लोगों ने खरीदा, क्योंकि हमें अगर सेवा देनी है तो वही चीज़ें देनी होंगी जो और लोग देते हैं, कंपैटिबिलिटी उनके साथ रखनी, और आईटी का भी उतना ही लेवल होना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। करेक्ट। तो पिछले अब तो मैं कहूँगा 10 साल से आईटी का बहुत बड़ा मॉडर्नाइजेशन हुआ पोस्ट ऑफिस काउंटर्स में। अब रहा हमारे ग्रामीण पोस्ट ऑफिस, रूरल गांव के पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ पे सबको एक मोबाइल डिवाइस दिया गया है जो कि टैबलेट की तरह लगता है और उसमें एक प्रिंटर होता है, और कहीं कहीं मोबाइल फ़ोन है एक बड़ा साइज़ का, और तो वो अपने सारे काम उस मोबाइल पे ही करते हैं और मोबाइल डिवाइस पे, और वो 3G और 4G से कनेक्टेड है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी हर पोस्ट मास्टर के पास ये कंप्यूटर व्यवस्था है, तो मैनुअल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। सर, अब तो एआई पे आना पड़ेगा आपको, अब तो ज़माना एआई का आ रहा है। एआई के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत नुकसान भी हैं, लेकिन एआई का ज़माना ज़रूर आ रहा है हम लोगों को फ्यूचर प्रोजेक्शंस करने के लिए कि कहाँ पे हमें एडिशनल लोड चाहिए कंप्यूटर्स का। और तीसरी चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि जितने भी हमारे डाकिये हैं, पोस्टमैन, क्योंकि वो मोबाइल एटीएम चलाते हैं, ऑल 111,000 हमारे जितने भी पोस्टमैन हैं, सब पूरे देश में सबके पास एक अप टू डेट स्मार्टफोन है, जिससे ये सारे ऑपरेशन ये लोग करते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड आईटी का एक 2.0 माननीय मंत्री जी ने अनाउंस किया है, जो कि इस वर्ष के एंड में एक नए सिस्टम को लाएगा, जिसमें कि खासकर वो रिलेटेड है ई कॉमर्स से, जिससे कैश ऑन डिलीवरी का जो काम है, मैं पार्सल्स पे आ रहा हूँ तो कैश ऑन डिलीवरी का जो काम है, और क्यूआर कोड से पेमेंट करना, क्योंकि ई कॉमर्स में पेमेंट का एक एंगल इन्वॉल्व होता है। मैं तो नेक्स्ट सवाल ये पूछने वाला था कि पोस्ट ऑफिस का रोल क्या है ई कॉमर्स में, क्योंकि आजकल ई कॉमर्स चलता है, लोग अब टेली शॉपिंग करते हैं जी। डिफरेंट स्कीम्स हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं जो आपके घर पार्सल पहुंचाती है, जिनके इस साइट पे आप बुक करते हैं अपनी चीज़ें। इससे पहले कि इसका जवाब लें आपसे, एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो जी, हमको ये आवाज कम आ रही है स्टूडियो में। हमको बच्ची को अकाउंट खुलाया, आप किस सुन पा रहे हैं? फिर ये जुर्माना करते हैं 50 रुपया। आवाज बढ़ाइए स्टूडियो में। जी हम करान ये अकाउंट खुलोमुत पापोरा पोस्ट ऑफिस जी, रुपये ड्रॉप फिर से पूछिए सर, अब हमारे स्टूडियो में आवाज ठीक हो गई, दोबारा पूछिए अपना सवाल। ड्रॉप हाँ, रोटी अकाउंट नकदी भर जुर्मान पोस्ट ऑफिस पापोरा।
जी वहाँ क्या है पोस्ट ऑफिस पापोरा में? अच्छा अकाउंट खुलित बच्ची अच्छी गसान से ड्रॉप मतलब 50 रुपये तक जुर्माना। कहते हैं कि पेमेंट टाइम पे नहीं हो रही है वहाँ पापोर पोस्ट ऑफिस में। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। तो पेमेंट उसकी होगी सेविंग्स बैंक का खाता जो भी। अच्छा अच्छा। तो ऐसा हो सकता है कि उस पोस्ट ऑफिस में उस समय कैश की अवेलेबिलिटी ना रही हो, लेकिन अगेन मैं पोस्ट ऑफिस का नाम मुझे नोट करना होगा। पापोर पोस्ट ऑफिस पापोर। तो ये वैसे होना नहीं चाहिए कि कैश की अवेलेबिलिटी ना हो, लेकिन कभी कभार ये चीज़ हो जाती है। तो देखने की ज़रूरत है। जी, आपका शुभ नाम क्या होगा बताएंगे सर? नाम का मोहम्मद यूसुफ इनका नाम है, मोहम्मद यूसुफ तेली। और आपका अकाउंट था वहाँ पे? ये ड्रॉप को ये कहते हैं इनका EMI मिस हो गया है तो इसका कुछ सिलसिला है। वैसे आपके नाम से और पोस्ट ऑफिस से हमें आपका अकाउंट का डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि इट्स ऑल कंप्यूटराइज्ड, तो मैं अपने ऑफिस से भी देख सकता हूँ। आई होप। लेकिन इशू वही है कि शायद उस दिन पोस्टमास्टर, मुझे लगता है ये एक छोटा पोस्ट ऑफिस होगा जहाँ हो सकता है इनकी कैश की। देख लीजिए सर, ये जो भी है आप अपने ऑफिस लेवल पे देख लीजिए। अगर मैं कुछ बहुत बिल्कुल जो भी इशू हो हम ओपन है। सर ई-कॉमर्स की हम बात कर रहे थे, क्या रोल रहता है आजकल के इस ई-कॉमर्स के ज़माने में पोस्ट ऑफिस का? जी, ई-कॉमर्स की वजह से हर नागरिक कई ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस कर रहा है। अगर 5 साल पहले हम कोई व्यक्ति 1 या 2 चीज़ ई-कॉमर्स वेबसाइट से लेता था, अब हो सकता है 1 या 2 हर महीने लेता हो जी। और बच्चे और यंगस्टर्स तो खास वो तो ज़्यादा शॉपिंग ई-कॉमर्स से ही करते हैं। हाँ जी। तो इसकी वजह से पोस्टल ऑफिस का बिजनेस बहुत बढ़ गया है, कुरियर्स का भी बिजनेस बढ़ा है और हमारा भी बढ़ा है, क्योंकि एक तरीके से इतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया है पार्सल्स का। तो जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो उनके लिए लोग उनके वेबसाइट पे खरीद तो लेते हैं सामान, लेकिन उनको वो डिलीवर करना है, उनको पहुंचाना है फिजिकली। सही बात। तो उसके लिए ई कॉमर्स कंपनीज ने पोस्टल विभाग को और कुरियर्स को अपने काम में लाए हैं। और असल में मैं बम्बई में था यहाँ आने से पहले, तो वहाँ पे जो देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जी, उन्होंने हम लोगों के साथ एक एग्रीमेंट किया, क्योंकि वो कुछ बड़े शहरों में तो उन्होंने कुरियर्स के साथ ज़्यादातर उनके साथ टाई अप किया, क्योंकि उनको वो फ़ायदेमंद दिखा। और साथ साथ वो ये भी देख रहे थे कि पोस्टल डिपार्टमेंट, ये मैं पिछले 2 साल की बात बता रहा हूँ, कैसे वो मतलब एंड टू एंड ट्रैक एंड ट्रेस है कि नहीं, टाइमली डिलीवरी है कि नहीं, और कैश पिकअप हो सकता है कि नहीं। तो जब वो अब सेटिस्फाई हो गए कि नहीं, जो कुरियर्स दे रहे हैं वो पोस्ट ऑफिस भी दे रहा है, तो इनफैक्ट तो आपको रेट्स में भी कंपटीशन रहा होगा? रेट्स में भी रहा कुछ। अगर आप रेट थोड़े कम करेंगे तो यू विल गेट मोर बिजनेस। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो देखिए, शायद ये एक दिन ये भी हो कि हम अपने रेट्स भी और कम कर दें। साथ साथ तो ईयर ऑन ईयर मैं बॉम्बे का फिर से एग्जांपल दूंगा, क्योंकि वो फिगर्स मेरे दिमाग में रहती हैं। उस कंपनी, वो जो कंपनी थी, वो 1,70,000 आर्टिकल्स उसने 2022-23 में हमें दिए डिलीवरी करने के लिए। पिछले साल 6 लाख दिए, मतलब ये जो अभी बीता है तो 4 गुना बढ़ गया। तो अगर वो 1,500 पार्सल रोज बुक कर रहे थे बॉम्बे में, वो अब 6,000 पार्सल रोज बुक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका बिजनेस भी बढ़ा है, और उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि मेन चीज़ उनके ई कॉमर्स कंपनीज, चाहे मैं सबके नाम ले सकता हूँ, मेरे पास अब गिने हुए हैं जी। नहीं, जब आप डिपेंडेबल सर्विस देंगे, टाइमली लोगों का सामान मिलेगा, तो नेचुरली दे विल हैव मोर ट्रस्ट ऑन जी। और सेकंड चीज़ ये है कि छोटे शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं। अमिताभ साहब, हमारे पास नहीं पहुंच पाते, हमारे पास टाइम की कमी है, नहीं तो और भी बातें थी जो कर सकते थे।
तो काफ़ी सारे विषय पे आपने बात की, बहुत लोगों को समझाया अपने पोस्टल के सर्विसेज के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर सर, थैंक यू। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।